वोट पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सईद काजी। नाज़रीन, दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। इमरान खान के हवाले से देखेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह वो रूबा सेहत हैं, मगर क्या असर पड़ेगा उनकी कैंपेन पर और उनकी इलेक्टरल सक्सेस पर इस वाक़े का। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे मंशूरों पे। मंशूरी सियासत एक ज़माना हुआ करती थी, मगर अब नाम रह गया है। ये क्या सिलसिला है? क्या ये दोबारा से औद कर आएगी या मंशूरी सियासत हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है? इन दो अहम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ तजिया निगार और प्रोफेसर सज्जाद नसीर साहब और जनाब डॉक्टर तैमूर रहमान साहब। बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। और आलिया नज़ीर साहिबा, ये बताइए कि ये जो इमरान खान साहब का वाक़या हुआ, आपको लगता है कि ये कुछ ट्रांसलेट होगा इनटू हिज इलेक्टरल सक्सेस? ऐसे वाक़यात जो हैं उसका रद्द-ए-अमल हुआ करता है, तो जिस किस्म की सिंपथी या जिस किस्म के व्यूज़ और सेंटिमेंट्स जो हैं, अच्छा वो लोगों के हवाले से टीवी से और दूसरे ज़राए से सामने आ रहे हैं, तो जाहिर है कि एक राइजिंग स्टार जो था, अच्छा उसके साथ एक ऐसा हादसा पेश आ गया, तो उसका एक रिएक्शन रद्द-ए-अमल जो है वो फेवरेबल जो है और मुस्बत तरीके से देखने में आया है। लेकिन क्रिटिकल बात जो है, जो आप पूछ रहे हैं, वो ये है कि क्या ये सिंपथी या ये जज्बात जो हैं जिनका इजहार किया जा रहा है, क्या ये कन्वर्ट करेगी इलेक्टोरल वोट्स में और क्या कुछ सीटें वो ज़्यादा जीत सकेंगे या नहीं। मेरे ख़्याल में लोगों ने काफ़ी हद तक जहन बना लिया हुआ है, क्योंकि कैंपेन के तो अब 2 से 3 दिन रह गए हैं, तो मोबिलाइजेशन जो थी वो जो आखिर के 2 या 3 दिन हैं वो टारगेट करता है उस ग्रुप को जिन्होंने अभी अपना माइंड मेकअप नहीं किया, जैसे हम स्विंग वोट कहते हैं वेस्ट के हवाले से। तो वो स्विंग वोट जो था, यहाँ भी होता है, थोड़े से होते हैं, यहाँ भी परसेंटेज होती है जो कि अनडिसाइडेड होते हैं। और अब देखने वाला ये है कि ये जो सिंपथी वोट है, अच्छा, और वो स्विंग वोट जो कि मोबिलाइजेशन की वजह से कन्वर्ट होना था, वो मेरे ख्याल में सिंपथी की वजह से कन्वर्ट हो जाएगा। जी डॉक्टर साहब, आप, मुझे एक बात याद आ रही है ज़िमनन सवाल से पहले। हम जो कहानियाँ बचपन में रूमानी या रोमांटिक टेल स्टोरीज पढ़ते थे, तो उसमें एक हादसा हुआ करता था करीब लाने के लिए। तो ये क्या करीब आवाम को और उन्हें करीब लाएगा? किस हद तक उसका इम्पैक्ट होगा? मेरे अंदाजे में 2 to 5% स्विंग वोट है जो कि फेवरेबल जा सकता है। अब वो कंस्टिट्यूंसी वाइज देखना होगा कि अगर तो देखें ना, नेक टू नेक मुकाबला है दो कैंडिडेट्स के दरमियान, तो वो स्विंग वोट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। मगर अगर मुकाबला जो है वो 10% पॉइंट्स या 15% पॉइंट्स के डिफरेंस से है, तो देन इट विल नॉट। बाय द वे 90% सीट्स का डिसीजन 2008 में 10,000 वोटों के मार्जिन से हुआ था। जी, दैट्स राइट। तो अब इट्स डिफिकल्ट टू से कि एक कंस्टिट्यूंसी में 10,000 वोट्स जो हैं एक इंसिडेंट की वजह से स्विंग होते हैं या नहीं। इट्स अनलाइकली कि इतने ज़्यादा स्विंग हो, बट कपल ऑफ थाउजेंड इन ईच कंस्टिट्यूंसी वेरी पॉसिबल। अच्छा आलिया, आप क्या कहेंगी इस ज़मन में? ये जो हमने सिंपैथी की बात की है, इमरान खान के हवाले से मैं ये कहना चाहती हूँ कि इमरान खान का, जैसे मैंने पहले भी प्रेडिक्शन की थी, उसका स्वीप करने का अरूज का वक्त आता है 2014 में, अगले साल। अगर हमारे 11 मई वाले इलेक्शन डिले होते हैं तो फिर इसका सीधा फ़ायदा इमरान खान को होगा। तो उसने जो स्वीप कर रहा है या उसकी जो पॉपुलैरिटी है, उसमें ये चीज़ें एडअप कर रही हैं। इस चीज़ ने उसको एक बहुत कमिटेड लीडर साबित कर दिया है। तो ज़ाहिर है फिर आपकी राय भी इनसे, मेरी राय इसमें थोड़ा सा इख्तलाफ ये है कि वो लोग जो उसको शायद इस दफ़ा वोट ना दें, लोग शायद उस तरह से 1-2-3% उसके वोट में इजाफा हो, लेकिन जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा या जो विद इन 1 ईयर, अगर ये 11 मई को होते हैं तो मैं 1 साल के अंदर अंदर दोबारा इलेक्शन भी देख रही हैं। जी हाँ, जैसे आपने कहा था, इमरान खान जो है उसको इसका बहुत फायदा। एक पैकेज देखेंगे, ये पैकेज देखिएगा, फिर वापस आते हैं, फिर इसी मौजूद पे अपनी गुफ्तगू को जारी रखेंगे। हम नया पाकिस्तान बनाएंगे। हम मुल्क से लोड शेडिंग के अंधेरे खत्म कर देंगे। हम नौजवानों को रोजगार फ्राहम करेंगे। नारे, वादे और दावे जलसों को मजीद गरमाने के लिए सियासी कायदीन का अहम हरबा है। कभी मुल्की निजाम तब्दील करने का वादा, तो कभी मुल्क से लोड शेडिंग खत्म करने का दावा। लेकिन क्या ये इंतखाबी नारे सिर्फ वोट हासिल करने की कोशिश है या इनमें किए गए वादे कभी वफा भी होते हैं? आइए इसकी एक झलक देखते हैं। अभी आपके साथ वादा है, अल्लाह ने तो मौका दिया, अगर लोड शेडिंग ने आपकी कमर तोड़ी है, हम लोड शेडिंग की कमर तोड़ के रख देंगे। बड़े बड़े मगरमच्छों का इंतजाम इंशाल्लाह मैं आपको करके दिखाऊंगा। अगर मैं 2 साल में बिजली के अंधेरे खत्म न कर सका तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। 90 दिन में बल्दियाती इलेक्शन करवाएंगे। करप्शन से पाक माशरा कायम करने के लिए करप्शन से पाक हुकूमत का
कायम होना पहले ज़रूरी है और जमात इस्लामी इसके लिए कोशा रही है। खट्टा से बेरोजगारी खत्म होगी, महंगाई खत्म होगी, गुर्बत खत्म होगी। पैकेज आपने देखा सज्जाद साहब, एक ज़माना था कि नज़रियात की सियासत थी और फिर हमने देखा कि अब एक बिज़नेस प्रपोजिशन के तौर पे हुई, फिर बड़ी साइंटिफिक होगी, जैसे हॉकी थी, बड़ी खूबसूरत स्टिक। उसके बाद हमने देखा पैक डिफेंस हो गया, सियासत में भी ऐसे हुआ। तो आपको लगता है कि अब अमली तौर पे ये मंशूर इररेलेवेंट है? और एक बात और दूसरी बात ये कि अगर ये सारे मंशूर हम सामने रख लें, ऊपर से उनके कवर बदल दें तो फ़र्क नहीं पड़ता, सारे एक ही बात कर रहे हैं। जमात इस्लामी जो सो कॉल्ड पुराना राइट है, पीपल्स पार्टी जो लेफ्ट है, तो एक ही हो गया। ये बात दुरुस्त है? देखिए, जो पहली बात जो आपने कही वो ये है कि पहले नज़रियाती सियासत हुआ करती थी, लेफ़्ट और राइट की एक स्प्लिट थी, कोल्ड वॉर का ज़माना था, तो वो आइडियोलॉजिकल कॉन्टेस्ट जो था, अच्छा वो मिरर करता था उनके मंशूर जो वो जारी करते थे। एक की सोशलिस्ट ओरिएंटेशन होती थी, दूसरी उसकी ऑपोजिट ओरिएंटेशन होती थी। वो ज़माना चला गया, एक ग्लोबलाइजेशन का नया दौर जो है आ गया, जिसमें फ्री मार्केट इकोनॉमी और फ्री फॉल भी हुई। फिर 2007 में जब रिसेशन आया तो अब ये है कि लोग जो हैं, आमतौर पे ये कहा जा रहा है कि दे आर स्ट्रिप्ड ऑफ देयर आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेशन, लेकिन ये बात भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जब आप तालिबान की बात करते हैं, आप जब रिलीजियस पार्टीज़ की बात करते हैं, तो फिर आप उनको लेबल करते हैं कि जी ये कंजर्वेटिव पार्टीज़ हैं, ये फंडामेंटलिस्ट पार्टीज़ हैं। अगर वो फंडामेंटलिस्ट और कंजर्वेटिव पार्टीज़ हैं तो फिर जाहिर है कि दूसरी पार्टीज़ जो हैं उनमें शेड्स दूसरे नज़र आएंगे, कि कुछ लिबरल हैं और कुछ की ओरिएंटेशन जो है लेफ़्ट ऑफ द सेंटर जो है वो देखने में आती है। लेकिन उस तरह की आइडियोलॉजिकल जो स्ट्रगल थी, अच्छा वो आज के दौर में हमें देखने में नहीं आती है। लेकिन अब सवाल ये है कि मंशूर जो उस ज़माने में आते थे वो आइडियोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट में ड्राफ्ट किए जाते थे, और आज जो लिखे जा रहे हैं, अच्छा उसमें आइडियोलॉजी जो है वो तकरीबन उसका उतना आपको रिफ्लेक्शन नज़र नहीं आता है। तो उसकी जगह क्या आ गया? उसकी वजह जो मसले मसाइल हैं जिसने पिछले 5 साल में आपको और मुझे और तैमूर साहब को बहुत परेशान रखा है, बैड गवर्नेंस के हवाले से, और इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका डिके हो गया है, इंस्टीट्यूशन डिसफंक्शनल हो गए हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मेरे ख़्याल में वो ये है कि लोकस ऑफ अथॉरिटी जो है पाकिस्तान में, अच्छा वो कोई नहीं रह गया, वो डिफ्यूज़ हो गया है। और उस कंपेटिटिवनेस में कि हर कोई कोशिश कर रहा है कि मैं अपना यहाँ से हिस्सा खींच लूँ, वो कहता है मैं ये कर लूँ या वहाँ इंटरफेयर करके या ओवर स्टेप कर जाऊँ, तो उसकी वजह से ये एक आपको बैड गवर्नेंस की बदतरीन मिसाल जो है पाकिस्तान में वो देखने में आती है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो मंशूर अब सियासी जमातें दे रही हैं, अच्छा होना तो ये चाहिए कि जो मसाइल हैं पाकिस्तान के, अच्छा उसको एड्रेस करके अपनी प्रिस्क्रिप्शन देनी चाहिए। मसलन इमरान खान कहता है कि एजुकेशन में मैं 5% एलोकेशन करूँगा, जो कि इस वक्त तकरीबन 2% या उससे भी शायद कम है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि दिस इज़ स्पेसिफिक रेमेडी। साउथ एशिया में पाकिस्तान में एजुकेशन सेक्टर पे सबसे कम खर्च होता है, पाकिस्तान में वो ऐड करके 5% पे लाना चाहता है, एंड इट्स ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जिसकी आपको डिविडेंड्स बाद में मिलते हैं ना। ये एक टारगेटेड स्पेसिफिक एजेंडा ओरिएंटेड बात है जो उसने की है। बाकी जो बातें करते हैं कि बुलेट ट्रेन चला देंगे, बुलेट ट्रेन चला देंगे, अभी बुलेट ट्रेन कहाँ से चला दोगे? आपके रिसोर्सेज किधर हैं, आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर किधर है, आपके पास इस बात को जारी रखेंगे यहीं से प्रोफेसर साहब। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ चलते हैं और जब वापस आएंगे तो बात करेंगे। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, अभी आपने ये बात सुनी, क्या बदलाव आया है? मसलन अगर आप देखें तो जितना गुर्बत अमारत का बोध आज है, और यही नहीं पूरे ग्लोब पे है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ पॉवर्टी भी हुई है, बिल्कुल ग्लोबलाइजेशन ऑफ बिजनेस हुई है, तो क्या वो कोई रहा नहीं चैलेंज करने के लिए? तो ये एक किस्म का वॉक ओवर था ऑल ओवर द वर्ल्ड राइट के लिए, क्या हुआ? एब्सोल्युटली जी। देखिए, तारीख के अंदर मैं समझता हूँ कि, और तारीख को सारे पढ़ने वाले ये देखते हैं कि वेव्स आती हैं, वेव आएगी कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट कुव्वतें तंदुरुस्त तवाना होंगी, फिर एक वेव आएगी कि इस्टेब्लिशमेंट जो है अपना जोर दोबारा पकड़ेगी।
तो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया एक जो है 1990 से, बल्कि मैं कहूँगा मिड 1980 से एक राइट कंजर्वेटिव वेव में जाती हुई नज़र आ रही है। अब रिसेंटली कुछ ट्रेंड्स ऐसे इमर्ज किए हैं, खासतौर पे लैटिन अमेरिका में, जो कि इस वेव को चैलेंज कर रहे हैं। जिस तरह हुगो चावेज़ की हुकूमत बनी, लूला डिसिल्वा की हुकूमत बनी, एवो मोरालेस की हुकूमत और कई और इस तरह हुकूमतें बनी जो कि इसको चैलेंज कर रही हैं। और फिर हमने देखा कि वेस्ट के अंदर भी जो एंटी ऑस्टेरिटी मूवमेंट्स, यूरोप के अंदर, ग्रीस के अंदर, साइप्रस के अंदर और मुल्कों के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग, स्पेन के अंदर बड़ी, फ्रांस के अंदर बहुत ज़बरदस्त चली मूवमेंट्स। तो ये वो काउंटर आप कह सकते हैं ट्रेंड्स हैं। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त काउंटर ट्रेंड नहीं नज़र आ रहा। और जो आपने बात, इमरान खान को भी आपने देखा नहीं, मैं उसको एज ए काउंटर ट्रेंड, क्योंकि देखिए ना, वो काउंटर ट्रेंड था जिसको मैं काउंटर ट्रेंड समझ रहा हूँ, वो बेस था वर्किंग क्लास मूवमेंट्स पर, मजदूरों की तहरीकों पर, ट्रेड यूनियंस पर, किसान तहरीकों पर, बाएं बाजू की तुलबा तहरीकों पर, ख़वातीन की तहरीकों पर। वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट जिसको आप लेफ़्ट कहते हैं, वो एक लेफ़्ट का जोर था। तो वो की कंस्टिट्यूंसीज जो थी लेफ़्ट की 1980s और 1990s में, वो स्मैश हो गई। ये आपको लगता है कि ये तारीख सील हो चुकी है? मेरा ख्याल है एक्चुअली इट्स कमिंग टू द एंड नाउ ऑफ दैट। जो पूरा फेज था वो अपने, क्योंकि देखिए ना ग्लोबली ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, तो शायद पाकिस्तान में भी ये तब्दील हो, मगर वो दोबारा किस तरफ जाएंगे ये कुछ कोई नहीं कहा। बात को आगे बढ़ाते हैं। कारी साहब तो बात कर रहे हैं फ्रांसिस फकेयुमा के थीसिस की, एंड ऑफ हिस्ट्री। जी जी, एक थीसिस लिखा गया था 90 के बाद, मगर उसने लेकिन 6 महीने के बाद नहीं, वो डिस्कार्ड कर दिया था। खुद नहीं, अमेरिकन कैंपसेस पे डिबेट होती है, डिस्कशन होती हैं। क्लासर साहब, आज हम बात कर रहे हैं जो ये बहुत से वादे हुए, यहाँ भी मंशूरों का जिक्र हुआ, सब पार्टीज के मंशूर भी आए। आप असेंबली देखते हैं, इस्लामाबाद में बैठते हैं, जो होता रहा वहाँ पे जो लिखा गया मंशूरों में, आपसे अच्छा कौन देख सकता है? तो ये हमें बताएंगे कि ऐसा क्यों है, और क्या ये हमारी तकदीर है कि ये ऐसे ही होगा, जब इलेक्शन होगा, जब ये लोग जाएंगे तो हम पे यही बीतेगी? एक अच्छी डिबेट है मेरा ख्याल है, और बड़े टाइम पे शुरू की गई। इसको थोड़ा सा पहले शुरू किया जाना चाहिए, ताकि हमारे पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं ये अपने बयान देते हैं, वादे क्या करते हैं, मैनिफेस्टोस क्या करते हैं, तो वो चीज़ स्क्रूटनी मेरा ख्याल है बड़ी इसकी ज़रूरत ये है और थी भी से। जो मीडिया ने लेट इस पर डिबेट शुरू की, इसको पहले आना चाहिए था, नंबर 1। ये चले अच्छा हुआ कि आपने इस पर कोई बातचीत आके शुरू की है। जो पार्लियामेंट का जो पाकिस्तान का पिछले 5 साल थे, ये इतने आसान नहीं थे, अगर हम भी इसके क्रिटिकल रहे हैं, बहुत सारे स्कैंडल्स भी लाए, स्टोरीज भी लाए, चीज़ें भी लाएँ, ताकि इन पे दबाव रखा जाए, और इन्हीं के ज़रिए चीज़ों को बेहतर कराने की कोशिश की जाए। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए ये इतने आसान साल नहीं थे अगर पिछले 5 साल देखें। एक तो ये देखें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास कुछ सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी हाउस में, कि एक पार्टी जिसने मैनिफेस्टो दिया था, चाहे वो नवाज लीग होती या पीपल्स पार्टी, MQM, ANP या कोई भी पार्टी, वो आके अपने मैनिफेस्टो को फुल्ली तौर पर वो कर सकती, इंप्लीमेंट कर सकती। एक तो मेरा ख्याल है हमें इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए था कि ये कोलेशन पार्टनर्स है, और तमाम के अपने अपने इनके आइडियाज़ थे, आइडियालॉजी थी, फिलासफी थी, और डिफरेंट इनके मैनिफेस्टो थे। इसलिए मेरा ख्याल है बड़ी हद तक वो चीज़ें नहीं हो सकी जो हो सकता है पीपल्स पार्टी करना चाह रही हो, या हो सकता है नवाज लीग के जहन में हम करना चाह रहे हो, या और पार्टीज हो। सो एक तो ये फैक्टर मैंने मेन देखा है। और दूसरी जो मेरा ख्याल एक बुरी चीज़ है ये, और इसी कोलेशन से ही निकली है, वो मुझे याद है वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ गिलानी साहब से जब भी हम बात करते थे इसी करप्शन पे, स्कैंडल पे, स्टोरीज पे, सारे साफ़ी होते थे, तो वो एक एक्सक्यूज़ हमें देते थे, जो मैंने उसको इतना ज़्यादा ये वैलिड नहीं समझता। तो वो यही कहते थे कि आप लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत करप्ट है, हम लोग करप्शन करते हैं। अब ये क्यों नहीं कहते मखलूत हुकूमत करप्ट है? वो चाहते थे कि शेयर ऑफ करप्शन जो है, अगर हम करप्ट हैं, हम कुछ अपना इसमें चूंच गीली कर रहे हैं, तो बाकियों का भी कहें। MQM का नाम लें आप, ये PMLQ का लें, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान साहब का लें, ANP का लें, या आपसे ही सवाल करता हूँ, ये जो बहस है, ये डिस्कोर्स हमें टॉक शोज अगर देखें तो कम और ज्यादा बदउन्वान होने की बहस लगती है। हमने किया तो भाई आपने भी किया, आपने किया तो हमने भी किया, ये चलता रहा। ये बिल्कुल बड़ा खूबसूरत आपका सवाल है। कि हमें इस बहस में उलझा दिया गया है कि वो कहते हैं लेसर ईवल वाला कंसेप्ट जो हमारी सोसाइटी में एक तरह का आ गया कि ईवल होती है, लेकिन हमें इसमें दौड़ में लगा दिया कि वो देखें वो ज़्यादा करप्ट थे, हमने कम करप्शन किया, हमें फलां ने क्लीन चिट दे दी इसलिए हम अच्छे हैं, फलां को क्लीन चिट नहीं मिली और वो अच्छे नहीं हैं। तो मेरा ख्याल है इससे कोई बेहतरी नहीं हो। और पर्टिकुलरली मैं कहूँगा पीपल्स पार्टी वालों से मुझे इसलिए भी ज़्यादा ये शिकायत रहती है कि आप लोग तो एक उस सफरिंग में से निकलें, आपसे लोगों को ज़्यादा उम्मीदें थीं, आपने अपने लीडर्स फांसी लगवाए, कत्ल करवाए और बहुत सारे आपने मुसीबतें देखी। सो वो जो इनका मैंने एटीट्यूड देखा है यहाँ पे कि वो करप्शन को वो कोई मसला नहीं समझती थी पीपल्स पार्टी या इनके अलाइज थे। और जो 5 सालों में देखा गया फ्री फॉर ऑल था कि जिसने जो करना है कर ले। और मैं उनको गिलानी साहब को कोट करूंगा कि ये इनकी टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो तय हुई थी उनको TORs कह रहे थे, आप कह सकते हैं इनके जो
कोलेशन पार्टनर थे वो ये थी कि जिसके पास जो मिनिस्ट्री है उसमें वज़ीर आज़म का कोई रोल नहीं है, उसमें सदर का कोई रोल नहीं, MQM अपनी मिनिस्ट्री के साथ जो करना चाहिए कर ले। मौलाना फजल रहमान साहब हैं या ANP, जो स्कैंडल्स आए, जो स्टोरीज हैं, जो लूटमार हुई, उन्होंने कहा जी हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं, आप MQM से पूछ लें या आप जाएं उनसे पूछ लें, आप PMLQ के वज़ीर से पूछ लें। ये आउटसोर्सिंग हो गई थी इस तरह से लगता है। मैं आउटसोर्सिंग हुई है और इसकी एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी है, जो मेरे लिए एक डिस्टर्बिंग, एक एज ए रिपोर्टर के तौर पर एक चीज़ जो मैंने देखी है कि इसमें एक्सेप्टेंस ये लेवल बहुत बढ़ गया था। इवन मीडिया में हमारे लिए भी कोई बहुत बड़ी खबर, अब करोड़ों रुपए की तो खबर ही नहीं रहेगी, 3-4 हज़ार रुपए की खबर ही नहीं बनती, वो आप हमारी बैक पेजेस पे जाके छपती है। मैं वापस आऊंगा, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। एक सवाल मैं आपसे, ये भी कहा जाता है, देखें ये गुर्बत जो है एक ऐसा मसला है ला यनहल, जो सदियों से नहीं हुआ। मैं आपको एक फिक्र देता हूँ FBR की, 760 अरब रुपए की छूट दी मुख्तलिफ बिजनेस हाउसेज को, इससे कम पैसे हमने IMF से लिए। तो वॉज इट दैट इम्पॉसिबल कि लोगों के लिए हम ना कर सके और उनके लिए कर सके जिसकी ज़रूरत ना थी? जी बिल्कुल हो सकता था, लेकिन सवाल तो ये है कि जो प्रायोरिटीज़ होती हैं पॉलिसी टर्म्स में, अच्छा वो आप डिसाइड करते हैं। क्लासर साहब ने बड़ी तफसील से बता दिया पिछले 5 साल में कि ये जो कोलिशन पार्टनर्स थे ये क्या करते रहे, क्या गुल खिलाते रहे करप्शन के और दूसरे। लेकिन सवाल ये है कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ की और पॉलिटिकल लीडरशिप की, अच्छा वो इस बात पे आपको फोर्स करती है कि जब आप कोलिशन पार्टनर बनते हैं और कोलिशन गवर्नमेंट बनाते हैं तो आप एक मिनिमम। अब मैं यहीं से आपके साथ हूँ। एक मेहमान है हमारे साथ फ़ोन पे, जनाब प्रोफेसर हसन अस्करी साहब। अमल जिस तरह पिछले 5 सालों में हुआ, यूसी के एक क्लास को 5 के 5 बजट प्रो रिच थे, एंटी पुअर थे, मैं तफसील में नहीं जाता, तो क्या ये मुमकिन नहीं है करना लोगों के लिए या विल नहीं है? देखिए उसमें जो वादे ये करते हैं इलेक्शन के सिलसिले में, उनके मैनिफेस्टो में या तकरीरों में, वो हमेशा ही गैर हकीकत पसंदाना वादे होते हैं और ख्वाब होते हैं, और वो ख्वाब इसलिए दिखाते हैं कि हमारे अवाम ख्वाब देखने के ख्वाहिशमंद भी होते हैं। अगर हमारे लीडरान बड़े जलसों में जाके ये कहें कि देखिए ये प्रॉब्लम है, इसको इस तरह हम हल करेंगे, बतदरीज हल करेंगे, तो वो फिर शायद उनको रिस्पॉन्स न मिले। लीडरशिप का मसला ये है कि उन्होंने अटेंशन ड्रॉ करनी है, उन्होंने क्राउड से तालियां बजवानी है, सपोर्ट मैनिफेस्ट करनी है, तो उसके लिए वो इस किस्म के गैर हकीकत पसंदाना वादे जो इस दफा किए गए हैं, इनमें से जाहिर है ये फुलफिल नहीं होंगे। इस वक्त आप ये देख रहे हैं कि जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे 5 साल पे बड़ा क्रिटिसिज्म हो रहा है, अभी इस प्रोग्राम में भी हो रहा था, लेकिन आप ये देखिएगा कि उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये है कि वो ऐसे वादे कर लेते हैं जो रियलाइज नहीं कर सकते। और इसी तरह जो इस वक्त वादे हुए हैं, जो पाकिस्तान की इकोनॉमी है, मुझे तो उस इकोनॉमी के फ्रेमवर्क में इनमें से आधे वादे भी पूरे होते हुए नजर नहीं आते। और जिस माशरे की इकोनॉमी खराब हो, रूल ऑफ लॉ वहाँ कम हो, वहाँ करप्शन भी खत्म नहीं होती। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर हसन अस्करी साहब। नाज़रीन, आपने उनकी राय भी सुनी। हम इन ख्वाबों की बात करेंगे, ये ख्वाब भी हमारे दामन में रहेंगे या ये भी वापस ले लेंगे हमसे हमारे जो लीडर हैं या नहीं लेंगे, इस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले आप एक देखिए अवाम की राय, इस पे वो क्या कहते हैं। सियासतदान कोई वादा पूरा नहीं करते, जो वो कर सकते हैं वो बात करें। पहले कौन सा वादा किया इन्होंने पूरे? सब खाने आते हैं। मेरे ख्याल से तो अभी तक तो कोई ऐसा चक्कर नहीं है, पूरे करना मुश्किल है। जो भी वादा करते हैं गलत है, नहीं होते, इनके सिर्फ दावे ही दावे हैं, करने वाले पूरा करते हैं। नहीं, वादे अभी तक तो पूरे हुए नहीं। लेकिन आपने अवाम की राय सुनी, अब इसके बाद हम सुनेंगे अपनी माहिरीन की राय। एक ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ आता हूँ। मुझे मुस्तफ़ा ज़ैदी याद आ रहे हैं कि ख्वाब में तुझसे मुलाकात रहा करती थी और ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ करते थे। तो अब ये बताइए कि ख्वाब देखते, सियासत एक कारोबार था दुनिया बदलने का, ज़माना बदलने का, वेलफेयर का। अवाम ये समझती है कि दिस शोज डिटर्मिनेशन, कि ये बंदा वाकई करना चाहता है, इसीलिए इतना बड़ा वादा कर रहा है, वरना इतना बड़ा वादा कैसे कर सकता है। मगर मैं इसमें एक और चीज़ शामिल करना चाहूँगा इस डिबेट में, क्योंकि हमने बहुत ये डिबेट की करप्शन एंड नॉन करप्शन एंड सो ऑन। मैकियावेली का आपको हवाला देना चाहूँगा कि बात असल में ये है कि अगर एक स्टेट्समैन जो है वो एक कामयाब स्टेट्समैन है, और बहुत ऐसे स्टेट्समैन रहे हैं जो कि अपनी तारीख में उन्होंने एक बड़ा कामयाब रोल प्ले किया, उन्होंने अपने ज़ात को भी फ़ायदा दिया, मगर उनका जो बड़ा पॉलिटिकल विजन था
वो बहुत सक्सेसफुल था। नेपोलियन बोनापार्ट एक फर्द है जो इंतहाई एम्बिशियस आदमी था अपनी ज़ात के हवाले से, मगर एक ग्रेट, ही वाज आल्सो अ ग्रेट फिगर इन हिस्ट्री। वो कहते थे ही वाज द ग्रेट डिस्ट्रॉयर ऑफ मोनार्कीज। तो एक्चुअल जो मसला है सबसे बड़ा, वो सिर्फ ये करप्शन नहीं है, मैं समझता हूँ उससे भी बड़ा मसला जो है वो है लैक ऑफ पॉलिटिकल विजन। किधर जाना है पाकिस्तान में, क्या बनना है? तरक्की पसंद मुआशरा बनना है, रुजती मुआशरा बनना है, किस किस रियासती ढांचा तब्दील करना है, किस तरह करना है, जमहूरियत उसमें किस तरह से लेके आनी। आई थिंक इन सवालात को भी सामने रखने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे साथ नाज़रीन मौजूद हैं मारूफ दानिशवर और या मकबूल जान, जो प्रोग्राम भी ये होस्ट करते हैं। हुजूर ये फरमाइए, हम ये बात कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो ख्वाबों की सियासत थी, यानी ख्वाब मंशूर समझ लीजिए, ख्वाब देखते थे लोग, फिर उनकी तगो-दो में भी रहते थे। अब सुना ये है, और हसन अस्करी साहब से अभी बात हो रही थी, वो कह रहे हैं कि अनरियलिस्टिक जो है वादे किए जाते हैं अवाम से, बाद अज़ां वो पूरे नहीं होते। तो मेरा सवाल आपसे, ये वादे इसलिए पूरे नहीं होते कि ये कोई ऐसी इम्पॉसिबिलिटी है कि जो तारीख में रुनवा नहीं हो सकती, या हमारे कुछ मसाइल और हैं और हमारी जो प्रियोरिटीज़ हैं मुख्तलिफ हैं? देखिए, मसला समझ ये है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज को जितना फारिग वक्त मिला है डिक्टेटरशिप के दौरान, वेला वक्त जिसको कहते हैं, 8-8 साल 9-9 साल ये लोग एग्जाइल में रहे। और एग्जाइल में अगर आप इनका प्रोफाइल देख लें, इनकी एक्टिविटीज देख लें, खाना करना है, लोगों को बुलाना है, गप्पे लगानी है, टीवी वालों को देखना है, फलां देखना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ढंग से अपने लिए एक थिंक टैंक नहीं बनाया कि एक वर्केबल सोल्यूशन जो है वो बना के लोगों के सामने पेश कर रहे। तमाम तर पॉलिटिकल पार्टी जितनी दुनिया के अंदर होती हैं, उनकी अपनी पब्लिकेशंस चल रही होती हैं कि हमारा ये विजन है, उस विजन के बारे में ये स्ट्रेटजी है, इस तरह हम आगे चलेंगे। उनको पाकिस्तान की, जब अपने मुल्क की वो तमाम तर चीज़ों का, निटी-ग्रिटीज़ का पता होता है, हमारी स्ट्रेंथ्स कहाँ हैं, हमारी वीकनेसेस कहाँ हैं, हमारे मुल्क के अंदर कहाँ से हम इंटरवीन कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हम शुरू से लेकर आखिर तक नारों की सियासत में चलते रहे हैं, और दो चीज़ें, एक नारों की सियासत और एक करिश्मा। एक बंदे को जनाब माफौकुल फितरत बना दो, उसको जनाब गलतियों से पाक बना दो, उसकी गलती की तरफ निशानदेही करे कोई, तो यूं जनाब बाजू ऊपर करो और लड़ना शुरू हो जाओ, और उसको जनाब जिसे कहते हैं फरिश्तों से ज़्यादा पाक साफ बना दो। और दूसरी चीज़ ये होती है कि वादे आप जनाब लोगों को करो, और फिर 5 साल तक लोग उनकी वादों की सूरत में रहते हैं। ये इतना बड़ा अलमिया है कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज बताते खुद इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकी, ये अगले इंस्टीट्यूशन को क्या ठीक करेंगे। अच्छा, बात को आगे बढ़ाते हैं। क्लासर साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। खास तौर पे जो हमारी वजारत खजाना है, सुना है एक बार हमारी तरफ वापस आई थी भुट्टो साहब के ज़माने में, जब डॉक्टर मुबशर हसन थे। उसके बाद से तो ये गुमशुदा है। ये ऐसे लगता है जैसे सरकार ये काम दे के किसी साबका आलमी इदारे के मुलाजिम को या हालिया मुलाजिम को, फिर हम ये नहीं देखते। इस पर रोशनी डालिए ज़रा। मेरा ख्याल है फिर इसमें हमें ये जनरल जिया साहब का जो 10 साल का मार्शल रहा है, बेसिकली मैं तो उसको करप्शन का स्टार्ट, अगर पाकिस्तान में पॉलिटिक्स से ये करप्ट हुई है तो मैं समझता हूँ जनरल जिया के दौर से शुरू हुई है। और पर्टिकुलरली क्योंकि एक तरह इलीगल रजीम था, इनको इंटरनेशनल तौर पे भी फेवर्स चाहिए थे, इनको ब्यूरोक्रेसी से भी इनको हिमायत चाहिए थी, आपकी ताजर और इंडस्ट्रियल क्लास को भी ये सपोर्ट चाहिए थी जो आपकी अर्बन बेस है। लिहाजा उन्होंने तमाम ने मिल के ये फैसला किया कि हमने खुद भी यहाँ करप्शन करनी है, और जो अपने नए पॉलिटिकल इन्होंने इलीट या अपने साथी पैदा किए, कुछ पुराने भी थे जो भुट्टो साहब से या दूसरी पार्टी से आए थे। तो मैं समझता हूँ 85 की असम्बली से आप आनवर्ड देखें कि पाकिस्तान में जो आप बात कर रहे हैं, और डॉक्टर महबूब हक ने इस मुल्क के साथ सबसे बड़ी ज्यादती की, जो तरक्याती फंड वाला उन्होंने काम शुरू किया कि हर एमएनए को 25 लाख दे दो, इसको 10 लाख दे दो, और जो अभी अमाउंट हमने देखे 5 से लेके 40 करोड़ तक गई है मौजूदा राजा साहब के दौर में, जो हमने आके देखी है। जो बिद्दत हुई है इसमें पाकिस्तान में, जिससे पाकिस्तान का सियासतदान जो है वो यहाँ करप्ट होना शुरू हुआ है, वो आपके बलदियाती ये फंड से, जो कि बलदियाती इदारों के जरिए खर्च होने थे, आपने उठाए। हर एमएनए एमपीएस को आपने पैसे देना शुरू किए। बाकी नाम छोड़ दें, हम यकीन नहीं कर सकते कि महमूद खान अचकज़ई साहब जैसा एक रिस्पेक्टेबल जो पख्तून नेशनलिस्ट है, उसने भी आके डेवलपमेंट फंड्स नहीं है यहाँ। मालिक साहब, आपका क्या टेक है जो हमें ये बताते हैं कि हम ये करेंगे इलेक्शन से पहले, और जो बाद अज़ां होता है, ये डाइकोटमी क्यों है? डाइकोटमी कोई भी नहीं है जी। बात यह है, ट्रैक रिकॉर्ड सबका सामने है। अगर सीधी लैक ऑफ सेंसिटिविटी है लीडरशिप की, इसमें कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड रॉकेट साइंस तो है नहीं। झूठ बोलना है, झूठ में क्या रॉकेट साइंस है भाई, झूठ बोलते हैं, प्रायोरिटीज इनकी और है। नहीं, अभी एक दानिशवार साहब, हमारी डॉक्टर हसन अस्करी साहब से बात हो रही थी, वो कहते हैं जी ये गुर्बत खत्म करने के वादे अनरियलिस्टिक हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। गुर्बत के कॉजेज क्या हैं? बात है आपकी 2-3 आपके मेन कॉजेज हैं आपकी गुर्बत में। एक तो इमीडिएट कॉज आपका करप्शन है,
क्योंकि जो आपके फंड्स लगने चाहिए अपलिफ्ट के ऊपर, एजुकेशन आपकी सबसे बड़ी गुर्बत का इशू, 2 इशूज हैं उस मुल्क में जो हाथ कोई नहीं डालता क्योंकि दोनों लॉन्ग टर्म है। एक है आपका पॉपुलेशन का इशू, एक है आबादी का, एक है आपका एजुकेशन का। आबादी आपकी जिस हिसाब से बढ़ रही है, आपके हर साल 3 मिलियन प्लस लोग आपके आते हैं जॉब मार्केट के अंदर, जिनको भुगताने का कोई जगह नहीं है, इकोनॉमी उतना ग्रो नहीं कर रही। जितना आपकी ह्यूमन रिसोर्स है वो आपकी बजाय एसेट बनने की आपकी लाइबिलिटी बन रही है, क्योंकि स्कूल्स कॉलेजेस ये रिजल्ट देते हैं 5 साल 10 साल के बाद। पॉलिटिकल गवर्नमेंट को चाहिए प्रोजेक्ट, ब्रिज बना दिया, पुल बना दिया, बस बना दी, जो फौरन सामने नजर आया अगले इलेक्शन में आपने उसको जाके बेच लिया। अब ये वो जो लॉन्ग टर्म मेजर्स हैं, पॉवर्टी आप मलेशिया में देख लें, आप सिंगापुर में देख लें, आप साउथ कोरिया में देख लें, ये तमाम मुल्क बड़े गरीब मुल्क थे और इन तमाम मुल्कों में वो प्रॉब्लम्स, गुर्बत भी थी, सब कुछ था, लेकिन 2 चीजें उन सब ने की। एक, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन पॉलिसीज बनाई बड़ी क्लियरली, दूसरा उन्होंने एजुकेशन में इन्वेस्ट किया। बाकी करप्शन क्या अमेरिका में नहीं है, करप्शन क्या फ्रांस में नहीं है, करप्शन दुनिया में हर जगह है, सिस्टम अब्जॉर्ब कर लेता है। असल चीज ये है कि आप जो मैस ऑफ पीपल हैं उनको आप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। आप पुलों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो करते हैं, लोगों में इन्वेस्टमेंट की बात है, एजुकेशन में क्या इन्वेस्टमेंट हो रहा है। बहुत खूब आपने कहा, बहुत खूब आपने कहा, बहुत शुक्रिया मालिक साहब। ये बात मैं औरिया मकबूल जान साहब से पूछना चाहूंगा और फिर आता हूं अपने मेहमानों की तरफ भी। औरिया मकबूल जान साहब, वो ये कह रहे हैं कि करप्शन तो हर जगह पे है, गोया हम ये समझ लें कि ये निजाम करप्शन के बगैर चल ही नहीं सकता जो इस वक्त है दुनिया में। लेकिन जॉन परकिंस ने एक किताब लिखी थी, कन्फेशंस ऑफ एन इकोनॉमिक हिटमैन। वो कहता यह है कि जो गरीब मुल्क होते हैं और जिनके पास रिसोर्सेज भी होते हैं, मतलब बहुत सारे खेत हों, एग्रीकल्चर हो, मिनरल्स हो, बाकी चीज़ें हों, वहाँ मेरे जैसे इकोनॉमिक हिटमैन जो है ना, बड़े बड़े वर्ल्ड बैंक से और IMF से इधर से जाते हैं और वो पॉलिसीज लेके जाते हैं इस तरह की कि ऐसे प्रोजेक्ट बनाए जाएं कि लेके मुल्क डेवलप ना हो। मतलब मोटरवे बना लो, मतलब एयरपोर्ट खूबसूरत बना लो, मतलब फला चीज बना लो। अब पाकिस्तान में जो मोटरवे बना हुआ है, उस मोटरवे के एक तरफ भी 2 करोड़ लोग गरीब रहते हैं, दूसरी तरफ भी 2 करोड़ गरीब रहते हैं, और उन गरीबों का घर जो है वो 1000 साल पुराने हैं, उपले लगे हुए हैं उनके ऊपर, पानी उनके पास नहीं है, बिजली उनके पास नहीं है, सेहत की सहूलियात उनके पास नहीं है। वो सोसाइटी बताते खुद तरक्की की जो बेसिक मनाज़िर है वो तय नहीं कर पाती। इसीलिए हमने अंडर डेट, वो कहता है जब ये बहुत ज़्यादा कर्जा हो जाता है, 50% तक GDP पे पहुंच जाता है, हम अपने हॉक्स छोड़ते हैं। हम कहते हैं इसको वजीर खजाना रखो, इसको रखो, इसको रखो, इसको रखो, हमने रखा। फिर जब हॉक्स वाली बात नहीं मानता कोई बंदा, फिर हम असैसिनेशन करना शुरू कर देते हैं, उसको मार दो, इसको मार दो। बहुत खूब कहा आपने। और ये साहब, बात जो हम कर रहे हैं जरा उसको और ज्यादा वाजे कर देते हैं। न्यू लिबरल इकोनॉमिक्स है जो उन्होंने हिटमैन की बात भी की, तो इसमें तो अगर यूरोप की निजात नहीं रही, एक आर्गूमेंट था ना कि हम तो बड़े नालायक लोग हैं, डेमोक्रेसी हमने चलाई नहीं, उधर तो बहुत चली। यूनान की डेमोक्रेसी को क्या हुआ, और स्पेन में क्या हुआ, इटली में क्या हुआ, तो कुछ उधर भी देखना चाहिए, हमें देखना चाहिए। लेकिन जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि यूरोप जो था वो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के प्रोसेस से गुज़रा और वो इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ बन गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज अमेरिका या ब्रिटेन को भी टू एन एक्सटेंट आप कह सकते हैं पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ बन गई। तो वहाँ एक प्रोग्रेशन नज़र आती है हिस्ट्री की। हमारे यहाँ ना तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस चला है अभी तक, अच्छा ना हमने कोई और अपनी विजन के हवाले से। ये तो क्या ये सिस्टम की, ये जो सिस्टम जो इम्पोज था उसका मसला था या हमारा मसला था? आप कॉलोनियल सोसाइटीज थे, कॉलोनी से आप आजाद हुए। अच्छा उसके बाद मैं जो ब्राउन साहब था, मैं हुक्मरान बन गया और मेरा जो लाइफस्टाइल था और मेरी सोर्स इंटेलेक्चुअल जो थी वो सब वेस्टर्न बेस्ड थी। अच्छा तो उसकी वजह से मैं उनके साथ मिल गया। फॉरेन एड की सबसे बेस्ट डेफिनेशन तैमूर जो मैंने पढ़ी है वो ये है कि इट इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज फ्रॉम द एलीट ऑफ द डेवलप्ड टू द एलीट ऑफ द डेवलपिंग कंट्री फॉर द म्यूचुअल सस्टेनेंस। यानी एलीट जो तरक्की याफ्ता ममालिक का है वो रिसोर्सेज को ट्रांसफ़र करता है तरक्की पजीर जो ममालिक का एलीट है, ताकि दोनों जो हैं वो मौज मेला करें। मैंने इसको ट्रांसलेट करने की बात को यहीं से शुरू करेंगे और ये आज हम आलिया नज़ीर से भी पूछेंगे कुछ जब ब्रेक से वापस आएंगे कि क्या कोई जायचा ऐसा भी है जो हमें ये बताए कि पोस्ट इलेक्शन करप्शन कम होगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकेगी या नहीं। आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। आलिया, जब हम ब्रेक पे गए, हम ये तो देखते हैं किसका सितारा अरूज पे, हर इंडिविजुअल के बारे में हम बात करते हैं, करप्शन या बदनवानी का सितारा हमेशा से अरूज पे है, कभी डूबेगा हमारे किस्मत में? अच्छा सैयद साहब, शुरू में जो बात आप लोग कर रहे थे ना, मैं उसके हवाले से अपनी बात का आगाज़ करूंगी। आपने जो सवाल किया इसका, आपने कहा था कि पार्टीज़ में लगता है कि लेफ़्ट और राइट की लाइंस ब्लर हो गई हैं। मेरे हिसाब से पार्टीज़ में तो शायद हो गई हों, लेकिन जो मेरे सितारे मुझे बताते हैं उसमें ये कि जो आवाम है उसकी लेफ़्ट और राइट, उसके नज़रियात अभी बाकी हैं, वो अपने नज़रियात पर अभी तक कायम है। और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा अहम बात मैं करना चाहती हूँ वो ये कि अवाम अब बहुत ज़्यादा बाशऊर हो गए हैं। ये वो अवाम नहीं है जो आज से 10 साल पहले आपने देखे थे। ये वो अवाम है जो अब बहुत असर्टिव हो गए हैं, जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने लाना चाहते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, बहुत सी पार्टीज तहलील हो रही हैं वेस्ट में, लाइक जिस तरह हमने यूनान में देखा सैरिज़ा उठ के आ गई, और जो मेन लेफ्ट, इसी तरह हम देखा इधर हमने इटली में। तो यूँ लगता है जैसे एक ज़रूरत है किसी बदलाव की, किसी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की, लोगों को एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा। इमरान खान भी क्या थोड़ा सा उसी वहीं से शेयर लिया इन्होंने, और क्या यहाँ ये मुमकिन है मुख्तसरन, ताकि मैं सबसे पूछ सकूँ? देखिए जी, बात यह है कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में वो तो बड़ी लंबी बहस हो जाएगी। पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हमारे यहाँ पार्टी सिस्टम की कोई पॉलिटिकल प्रोसेस और डेमोक्रेटिक प्रोसेस के हवाले से एवोल्यूशन नहीं हुई है। हमारे यहाँ 2008 तक स्टेट स्पॉन्सर्ड या ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड पार्टी सिस्टम रहा है। आप रिपब्लिकन पार्टी 56 से लेके अयूब खान की मुस्लिम लीग ले लें, जुनेजो लीग ले लें, IJI ले लें, और फिर क्यू लीग मुशर्रफ की ले लें, ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड पार्टी सिस्टम चलाया है। अब ये पहली दफ़ा हुआ है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उसने अपने हाथ पीछे कर लिए हैं, और उसकी वजह से ये जो स्टेट पेट्रोनेज की वजह से पॉलिटिकल पार्टी सस्टेन करती रही हैं, अच्छा इनकी फीड ख़त्म हो गई है। तो इसका मतलब तो इसलिए वो स्पेस पैदा हो गई है जिससे कि तवक्को कर सकते इमरान खान फिनोमेनन इमर्ज। जी, आप क्या कहेंगे, क्या ज़रूरत है किसी ऐसे पॉलिटिकल लोग जो ढूंढ रहे हैं, कुछ तलाश में है, लगता है आपको? जी, ज़रूरत तो मुझे तो बहुत ज़रूरत है मगर लोगों का जहाँ तक ताल्लुक़ है ना, लोग इस वक्त मैं समझता हूँ एक कन्फ्यूजन की स्टेट में हैं, क्योंकि बाएं बाजू जो है वो अभी पाकिस्तान के अंदर कोलैप्स हो चुका है, और अभी रिकवरी का फौरी तौर पे तो कोई अंदेशा नहीं है। और उसमें जो सिस्टमिक चैलेंज है, सिस्टम को, एक्चुअल कैपिटलिस्ट सिस्टम को, या जागीरदारी निज़ाम को, या साम्राज्यी निज़ाम को, या न्यू कॉलोनियलिज्म के ऊपर जो चैलेंज है उसका अभी वो पॉलिटिकल विजन नहीं है। ये मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ, अगरचे मैं खुद लेफ्ट फोर्सिएबल फ्यूचर आप नहीं देख रहे? नहीं, फोर्सिएबल फ्यूचर में तो आ जाएगा, मगर इमीडिएट फ्यूचर में नहीं है। मैं चलता हूँ क्लासरा साहब, ये मैं आपसे एक मुख्तसरन पूछना चाहूँगा कि आपको लगता है अगर ये डिलीवर ना किया इन्होंने इस इलेक्शन के बाद, तो क्या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तहोबाला होंगे? अवाम हाथ से वोट डालने के बाद कहीं पाँव से वोट डालने पे मजबूर तो नहीं हो जाएंगे? नहीं, मेरा ख्याल है अच्छी चीज़ें जो हो रही हैं, जो हमें पॉजिटिव साइड देखनी चाहिए कि 5 साल बड़े अच्छे तरीके से, अगरचे करप्ट डेमोक्रेसी थी, लेकिन जो अच्छी चीज़ें हुई हैं, जैसे वो कह रही थी, आलिया साहबा भी कह रही थी और मैं भी एग्री करता हूँ, आवाम बहुत बाशऊर हुई है, आपका सोशल मीडिया बहुत एक्टिव हुआ है, आपका इलेक्ट्रॉनिक ब्रॉडकास्टिंग मीडिया ने जो गैप था बिटवीन द अर्बन एंड द रूरल, जो इन्फॉर्मेशन गैप था उसको फिल किया है। अदालतें किसी हद तक उन्होंने डिलीवर करना शुरू किया। सो हाँ, ओवरऑल मैं समझता हूँ आने वाले 5 सालों में अगर ये 3-4 सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो हैं ये इसी तरह रोल अदा करते रहे तो एवोल्यूशनरी प्रोसेस बेहतर होगा, पॉजिटिविटी की तरफ हम पॉजिटिव रिजल्ट की। बहुत शुक्रिया। मैं इधर आता हूँ औरिया मकबूल जान साहब की तरफ। हुजूर, आप भी ऑप्टिमिस्ट हैं कि इन अगर बहुत करीब मुस्तकबिल में नहीं तो जल्द हम कुछ बदलाव कर पाएंगे, जिंदगियां बेहतर कर पाएंगे इस मुल्क के लोगों की? मेरा ख्याल है कि मैं इतना ज्यादा होपफुल हूं कि आप सोच नहीं सकते कि मुझे इस पाकिस्तान में इस वक्त अगर कोई भी पार्लियामेंट ऐसी आई तो जो डिलीवर ना कर सकी, या अगर वो किसी तौर पर कंप्रोमाइजिंग हुई तो पब्लिक उसको ज्यादा देर चलने नहीं देगी, और एंड ऑफ दिस 2013 जो है इस पाकिस्तान के अंदर इतनी जबरदस्त किस्म की पब्लिक सपोर्ट की गवर्नमेंट आएगी कि पाकिस्तान आगे आगे चल पड़ेगा। मैं क्लास साहब बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि इस वक्त आप अंदाजा करें, सियासतदानों के ऊपर मीडिया चेक है, मीडिया के ऊपर सोशल मीडिया चेक है, उसके ऊपर कोर्ट है, कोर्ट के ऊपर कुछ और चेक है। इतनी चेक एंड बैलेंसेस की सोसाइटी अब ये बनती जा रही है कि अब लोगों को आप जिसे कहते हैं ना, बेवकूफ़ नहीं बना सकते। जितनी तेज़ी से इस अहद में तब्दीलियाँ आ रही हैं पूरे ग्लोब पे, चाहे वो पाकिस्तान, जो साउथ एशिया हो या यूरोप हो या इवन मिडल ईस्ट में जो हम देख रहे हैं, तो लगता ये है कि हमें रजाइयत को या ऑप्टिमिज्म को ख़त्म नहीं करना चाहिए। इजाज़त दीजिए, मैं इजाज़त चाहूँगा। डॉक्टर साहब और प्रोफेसर साहब, बहुत शुक्रिया आलिया,
थैंक यू वेरी मच नाज़रीन और खुदा हाफिज़।